हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विचंदा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो हम लोग आज बात करेंगे बुद्धि के एक सिद्धांत की, और बुद्धि के इस सिद्धांत का नाम है स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत। तो ये चूँकि सीटेट एग्ज़ाम या रीट केवीएस जैसे एग्ज़ाम जो हैं चूँकि वो लगे हुए हैं और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा तो इस पर है नहीं मैटर। हम बहुत ही कम समय में इसको अच्छे से समझने वाले हैं और यहाँ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के सिद्धांत से संबंधित सारी की सारी बातों को बताया जाएगा। कुछ भी यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग। तो कई बार त्रिआर्किक शब्द भी यूज़ कर लिया जाता है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। त्रिआर्किक हो सकता है वो हिंदी में आपको दे दे तो आप परेशान हो जाएं। तो त्रिआर्किक का मतलब क्या हुआ? त्रितंत्र का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। हालांकि अगर हम सीटेट एग्जाम की बात करें तो ये सारी चीज़ें नहीं पूछता है, और कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ही रहता है कि ये कहाँ के थे, ये सिद्धांत कब दिया, ये तुरंत उनके दिमाग में ये बातें आती हैं। लेकिन सीटेट जैसे एग्ज़ाम में जो है तथ्यात्मक बातें नहीं पूछी जाती हैं, बल्कि अवधारणात्मक बातें पूछी जाती हैं। इस सिद्धांत का वास्तव में व्यावहारिक महत्व क्या है शिक्षा में, वो पूछा जाएगा, और सिद्धांत की मुख्य बातें क्या हैं वो पूछी जा सकती हैं। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इनका पूरा नाम है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ये इन्होंने जो अपना ये सिद्धांत दिया ये 1985, इसके बाद 1991 में। तो कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये अभी आधुनिक सिद्धांत है, एकदम नया सिद्धांत है। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन जो अक्सर रहता है कि त्रितंत्र नाम से और क्या किसी मनोवैज्ञानिक का बुद्धि का सिद्धांत है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है जब हम बात करते हैं डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में त्रिआयामी या त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत बोला जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, ये त्रितंत्र है और वो त्रिआयामी या त्रिविमीय है। इसकी अंग्रेजी ट्राइआर्किक है, जबकि वहां पर हम डायमेंशनल की बात करते हैं। वो सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, जिसमें विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद की बात की गई है। हालांकि उसका वीडियो मैं बहुत पहले, मुझे लग रहा है 1 या 2 वर्ष पहले मैं बना चुका हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्टर्नबर्ग का ये त्रितंत्र का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो ये सूचना प्रक्रमण सिद्धांत पर आधारित है। अब बात आती है कि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत क्या है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत की अगर बात करें तो शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि जैसे हमारा मस्तिष्क क्या करता है, बाहर से चीज़ों को, सूचनाओं को अर्जित करता है। और इन सूचनाओं को हम अर्जित कैसे करते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हमारी होती हैं, आपको पता भी होगा। तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में पहुंचती हैं, और फिर बाद में अगर इन सूचनाओं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है या हमें प्रदर्शन दिखाना होता है, व्यवहार प्रदर्शन, तो हमारा मस्तिष्क प्रोसेसिंग करता है, अर्थात ज्ञान का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि बुद्धि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है या मस्तिष्क में सूचना प्रक्रमण कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर स्टर्नबर्ग ने कहा है कि बुद्धि के 3 घटक होते हैं, और ये बुद्धि के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बुद्धि के इन्होंने 3 कंपोनेंट बताए हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट यहाँ पर दिया गया है वो है कंटेक्चुअल कंपोनेंट, जिसे हिंदी में संदर्भात्मक घटक बोलेंगे। देखिए, एग्जाम में जो स्टूडेंट को परेशानी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ हिंदी जो है कई बार बदल दी जाती है। तो मैं जितने भी प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन सभी शब्दों को मैं यहाँ पर बोलूँगा, यूज़ करूँगा, इसलिए आप ध्यान से सुनना। तो पहला जो है कंटेक्चुअल कंपोनेंट, जिसे संदर्भात्मक घटक बोलते हैं। ठीक है। इसे प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। याद रखिए, प्रैक्टिकल का मतलब क्या हो गया? व्यवहारिक घटक। ठीक है, व्यावहारिक घटक या संदर्भात्मक घटक, या इसे प्रासंगिक घटक भी कह देते हैं। तो इन नामों से इसे बुलाया जा सकता है। दूसरे घटक की बात करें तो यह एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट, जिसे
अनुभवजन्य घटक भी कहेंगे। अब चूंकि एक्सपेरिमेंट माने आपको पता है क्या होता है, प्रयोग, तो एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट का मतलब यहां पर हम प्रायोगिक घटक भी इसे नाम दे सकते हैं। और दूसरा नाम इसका क्रिएटिव कंपोनेंट है, अर्थात रचनात्मक या सृजनात्मक घटक। तो दूसरे प्रकार के घटक की बात हमने यहां पर की, अभी हम सिर्फ नाम पर बात कर रहे हैं। तीसरी प्रकार का जो घटक है वो है कंपोनेंशियल कंपोनेंट, जैसे घटकीय घटक बोला जाता है, और इसे एनालिटिकल कंपोनेंट, जिसे विश्लेषणात्मक घटक भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसके 3 नाम हैं। कई बार एग्जाम में विकल्प में यही दे दिए जाते हैं कि निम्न में से त्रितंत्र का सिद्धांत में कौन सी चीज नहीं है, कौन या उसका कौन सा घटक नहीं है। तो आपको ये 3 घटक के नाम याद रहने चाहिए। ठीक है, अब हम एक एक घटक को समझेंगे। जैसे हम बात करें पहले संदर्भात्मक घटक की, तो यहां पर इसकी जो मेन बात है वो मैंने यहां पर लिख दी है कि वह योग्यता है जिसका उपयोग वातावरणीय परिस्थितियों के साथ समायोजन में किया जाता है। ठीक है, तो इस घटक बुद्धि के इस घटक का यूज वातावरणीय परिस्थितियों के साथ समायोजन में, या जिसे हम सामंजस्य कहेंगे या एडजस्टमेंट कह सकते हैं, राइट, क्या कह सकते हैं, एडजस्टमेंट। तो इस बुद्धि के घटक का यूज कहां पर होता है, जब आपको वातावरणीय परिस्थितियों में समायोजन करना होता है। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं, जैसे यहां पर हम ये चीज मैंने लिख दी है, डीलिंग विद एवरीडे टास्क। तो प्रतिदिन के कुछ ऐसे वर्क होते हैं, कुछ टास्क होते हैं जिन्हें हमें हैंडल करना होता है। तो इन टास्क को हैंडल करने का, डील करने का काम बुद्धि के किस घटक का है, वो इसी कंटेक्चुअल कंपोनेंट या संदर्भात्मक घटक का है, जिसे हम प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो ये बुद्धि क्या करती है कि जो भी वातावरण परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों में समायोजन का काम कराती है। अगले अगर हम कंपोनेंट की बात करें, एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट की, जिसे अनुभवजन्य घटक या क्रिएटिव कंपोनेंट कहते हैं, इसमें बताया गया कि यह वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति नवीन परिस्थितियों के प्रति व्यवहार एवं समायोजन करना सीखता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि ये जो अनुभवजन्य घटक है या रचनात्मक घटक है, ये क्या है कि जो अनुभव आपने पहले अर्जित किए हैं, जो आपने सीखा है, उस सीखे हुए ज्ञान में कुछ संशोधन करके आप नई परिस्थिति, एकदम नई परिस्थिति में समायोजन कर लें, या उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप व्यवहार दिखा पाएं। तो ये किस बुद्धि के घटक के द्वारा होता है, अनुभवजन्य जो घटक होता है। अर्थात हम किसी नई समस्या का समाधान कैसे करते हैं, जो हमारे पूर्व के अनुभव हैं, उन पूर्व अनुभवों का इस्तेमाल करके हम नवीन परिस्थिति को हल करते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि पूर्व अनुभव जो है वो जरूरी नहीं है कि नई परिस्थिति में बिल्कुल फिट बैठते हो या उसको हल करने के लिए एकदम उपयोगी हो। तो हम करते क्या है कि उन पूर्व अनुभवों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके या कुछ नया जोड़ करके, ठीक है, यहां पर ऐसे समझिए कि कुछ नया जोड़ करके हम एक नई चीज क्रिएट करते हैं और उसके माध्यम से हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। और यही वजह है कि इसको क्रिएटिव कंपोनेंट भी कहते हैं, रचनात्मक घटक भी कहते हैं, कि नई परिस्थिति हमारे सामने आती है एकदम से, तो उस नई परिस्थिति से समायोजन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सृजन करते हैं अपने मस्तिष्क में विचारों का, और उसके माध्यम से फिर हम नई समस्या में समायोजन कर लेते हैं। तो यहाँ एक तरीके से इसको आप ऐसे समझिए, इनसाइट यहाँ पर किसका काम होता है, सूझ का काम होता है। यहाँ पर सिंथेसिस हम लोग करते हैं, अर्थात संश्लेषण करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करके उन तथ्यों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक नई चीज़, नया आइडिया खोज सकें। यहाँ पर हम एडाप्टिंग इन यूनिक सिचुएशन, हम एक नई जब समस्या आती है तब हम इस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बुद्धि के इस घटक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब एकदम यूनिक सिचुएशन आ जाती है तो उस यूनिक सिचुएशन में भी हम समायोजन कर लेते हैं। और ये कैसे होता है, बुद्धि के इसी अनुभवजन्य घटक के द्वारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको एक और नाम दिया गया है, रचनात्मक घटक। मतलब अगर नई समस्या है तो उस नई समस्या के लिए नया समाधान हमारा मस्तिष्क खोज लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा घटक बुद्धि का। तीसरे बुद्धि के घटक की बात करेंगे जिसे कंपोनेंशियल कंपोनेंट कहा गया है, घटकी घटक कहा गया है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मेटा घटक, दूसरा है प्रदर्शन घटक, और तीसरा ज्ञान अधिग्रहण घटक। अगर मेटा घटक की बात करें तो मेटा घटक का काम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थात समस्या समाधान में ये काम आता है। दूसरे प्रदर्शन घटक की बात करें तो जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, उस अर्जित ज्ञान का प्रदर्शन आप सही से कर पाएंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है प्रदर्शन घटक पर। और ज्ञान अधिग्रहण घटक का मतलब है कि आप ज्ञान को आसानी से कैसे अर्जित कर सकते हैं।
अब इस घटकी घटक के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। यह घटक कैसा है? अमूर्त चिंतन ज्ञान से रिलेटेड है, यह सूक्ष्म ज्ञान से रिलेटेड है, विश्लेषण योग्यता तथा कठिन परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने में यह सहायता करता है। अर्थात जब हम बात करेंगे हमारे सामने नई समस्या आ गई, कोई समस्या आ गई, तो समस्या को हम क्या करते हैं? टुकड़ों में बांटते हैं। टुकड़ों में बांट करके उसके एक एक टुकड़े को हम समझते हैं कि वास्तव में समस्या क्या है, और इसके बाद हम उस समस्या समाधान के लिए जो है चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं, चीजों को मूल्यांकित कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। अर्थात यहां हम विश्लेषण कर सकते हैं हर एक पॉइंट का, समस्या के हर एक पॉइंट का हम यहां पर विश्लेषण कर सकते हैं। अर्थात ये अमूर्त चिंतन से रिलेटेड है। जो चीज हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच लेना, ठीक है। तो ये सूक्ष्म ज्ञान की बात करता है, ये विश्लेषण की बात करता है, ये एकदम नई परिस्थिति आ जाए तो उन चुनौतियों का कैसे सामना करना है वो इसी घटकी बुद्धि के द्वारा होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टर्नबर्ग के जो 3 घटक हैं, 3 घटकों का अपना अलग अलग काम होता है, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए सिद्धांत के साथ।